हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हमारा जो डिसीज़ ऑफ ईयर नोज़ एंड थ्रोट वाला जो सब्जेक्ट है, जो हम थर्ड ईयर के अंदर ईएनटी पढ़ते हैं, उसके अंदर से हमें ईयर के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ही है, उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा एनाटॉमी ऑफ द ईयर। तो जनरली हम डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ईयर के अंदर कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। तो डिसीज़ के बारे में जानने से पहले हमें उसकी नॉर्मल एनाटॉमी क्या है उसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो ईयर की जो नॉर्मल एनाटॉमी है वो आपको पढ़नी ही है, वो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अंदर आपको जो एक्सटर्नल ईयर है, हमारा जो मिडल ईयर है, इनर ईयर है, उन तीनों के बारे में पढ़ना है। क्योंकि क्या है कि एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। फिर मिडल ईयर की जो मिडल ईयर है हमारा, उसके वॉल की जो डायग्राम्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इनर ईयर की नॉर्मल एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको आएगी तो ही आपको उसके डिसीज़ के बारे में पता चलेगा। तो एनाटॉमी आपको अच्छे से करनी है। फिर एनाटॉमी में भी आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में अलग से शॉर्ट नोट आती है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर जो मिडल ईयर है हमारा, उसकी वॉल्स है, उसके बारे में भी अलग से शॉर्ट नोट आती है, तो उसके बारे में भी आपको अलग से डिटेल में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो ऑर्गन ऑफ कोटी है उसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो ऑडिटरी पाथवे है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ऑडिटरी पाथवे भी आपको आना चाहिए। फिर ऑडिटरी पाथवे समझने के बाद हम हियरिंग का असेसमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए जो टेस्ट कौन कौन से यूज़ होती है, उनमें से भी स्पेसिफिकली ट्यूनिंग फोक टेस्ट। ठीक है, ट्यूनिंग फोक टेस्ट कौन कौन सी होती है एंड उसको एक्चुअल में परफॉर्म कैसे करते हैं, ये दोनों ही आपको थ्योरी में एंड प्रैक्टिकल में पता होना चाहिए। क्योंकि थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट है ट्यूनिंग फोक टेस्ट, एंड प्रैक्टिकल में भी आपको ट्यूनिंग फोक देंगे और पूछेंगे कि भाई इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनसे हम कौन कौन सी टेस्ट कर सकते हैं, कौन सी टेस्ट का क्या इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, वो सब आपको इसके बारे में डिटेल में पता होना ही चाहिए। एंड ट्यूनिंग फोक टेस्ट के अंदर एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, वो किस कंडीशन में ज़्यादा एयर कंडक्शन ज़्यादा होता है, बोन कंडक्शन किस कंडीशन में ज़्यादा होता है। ट्यूनिंग फोक टेस्ट के अंदर कौन कौन सी टेस्ट है, जैसे कि रीने टेस्ट है, वेबर्स टेस्ट है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट यानी कि एबीसी टेस्ट है, वो उन सब टेस्ट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर ऑडिटरी पाथवे अच्छे से पता होने के बाद आपको एकॉस्टिक रिफ्लेक्स के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। फिर हम जो हियरिंग के लिए स्पेशल टेस्ट करते हैं वो कौन कौन सी है, उसके नाम एंड उसमें जो OAE है, ऑटो एकॉस्टिक एमिशंस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद आपको टिम्पेनोप्लास्टी के बारे में पढ़ना है एंड टिम्पेनोप्लास्टी जो है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि क्या होगा कि क्लिनिक के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर आपको जो केस आएगा एंड उस डिसीज़ की ट्रीटमेंट टिम्पेनोप्लास्टी होगी। बहुत से डिसीज़ की ट्रीटमेंट में टिम्पेनोप्लास्टी होती है। तो फिर आप बताएंगे कि भाई मैं इसकी ट्रीटमेंट में टिम्पेनोप्लास्टी करवाऊंगी, तो आपको पूछेंगे कि भाई उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके टाइप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि वो क्या होता है। फिर नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस क्या होता है उसके बारे में भी देख लेना। फिर उसके बाद वेस्टिब्युलर फंक्शंस के असेसमेंट के लिए 2 टेस्ट आपको करनी है, फिस्टुला टेस्ट एंड कैलोरिक टेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिसीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर के बारे में पता होना चाहिए। क्लिनिक के अंदर भी आपको पूछेंगे कि आप एग्जामिनेशन वाला पार्ट जब बताएंगे ना, तो आप बोलेंगे कि भाई एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल दिख रहा था, तो आपको पूछेंगे कि भाई कौन सा पार्ट की एबनॉर्मलिटी कौन कौन सी हो सकती है, तो वो भी आपको जानना है। फिर उसके अंदर भी स्पेसिफिकली ऑटोमाइकोसिस डिटेल में आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। फिर जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है वो भी आपको डिटेल में अलग से शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। फिर ईयर के अंदर अगर वैक्स होगा
तो आप उसको कैसे निकालेंगे, वैक्स क्या होता है एंड उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी आपको समझना है, पढ़ना है। उसके बाद अगर ईयर के अंदर फॉरेन बॉडी होगी तो उसके साथ क्या करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसका रप्चर हो सकता है, तो उसका रप्चर कौन कौन सी कंडीशन में होगा उसके बारे में थोड़ा देख लेना, ट्रोमेटिक रप्चर जो है उसके बारे में। फिर उसके बाद आप टिम्पेनोस्क्लेरोसिस के बारे में भी देख लेना। फिर उसके बाद है यूस्टेशियन ट्यूब। तो यूस्टेशियन ट्यूब्स के फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद अब जो पार्ट आता है वो मेन पार्ट है, उसके अंदर मिडल ईयर के जो डिसीज़ है, मिडल ईयर के डिसीज़ के अंदर एक्यूट सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड क्रोनिक सुप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया ASOM एंड CSOM, ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिक के अंदर मोस्ट ऑफ लोगों को CSOM का केस ही होगा। ठीक है, जनरली CSOM का केस बहुत देखने को मिलता है क्लिनिक के अंदर, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोनों, प्रैक्टिकल के अंदर भी एंड थ्योरी के लिए भी। फिर उसके बाद आपको ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन के बारे में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद जो ओटाइटिक बेरोट्रोमा है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो कोलेस्टेटोमा है एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जो उसमें से कोलेस्टेटोमा है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके लिए आपको कोलेस्टेटोमा के टाइप्स कौन से होते हैं एंड उसकी थ्योरी के कौन कौन सी होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एंड उसके अंदर भी CSOM के जो 2 टाइप होते हैं, ट्यूबोटिम्पेनिक एंड एटिकोएंट्रल, इन दोनों के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो सुपीरियरिटी ओटाइटिस मीडिया है उसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती है, इंट्राटेम्पोरल जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी मेस्टोराइटिस, पेट्रोसाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, लेब्रिंथाइटिस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इंट्राक्रेनियल जो उसकी 6 कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड उसमें से भी जो कॉम्प्लिकेशन के अंदर मेस्टोराइटिस कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में अलग से डिटेल में आपको पता होना चाहिए। एंड फिर उसमें जो मेस्टोइड के रिलेशन में जो एब्सेस आते हैं वो एब्सेस भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो CSOM तो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 100% आना ही चाहिए। ये जो ट्यूनिंग फोक है, ये जो CSOM है, नॉर्मल एनाटॉमी है, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद एक चैप्टर है अलग से ओटोस्क्लेरोसिस, वो भी आपको पूरा डिसीज़ पढ़ना है। उसकी सर्जरी कौन सी कर सकते हैं, डिसीज़ के अंदर क्या हो सकता है, उस सब के बारे में। फिर जो फेशियल नर्व वाला चैप्टर है उसके अंदर से आपको फेशियल नर्व की एनाटॉमी तो पता होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ उसके जो 2 डिसीज़ है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर से एक है बेल्स पाल्सी, दूसरा है रामसे हंट सिंड्रोम। ठीक है, उन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर साथ साथ में फेशियल पैरालिसिस के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग फेशियल पैरालिसिस, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो अलग से क्वेश्चन आता है मीनियस डिसीज़, मीनियस डिसीज़ वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसकी इटियोलॉजी, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसका मैनेजमेंट, वो सब आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, उसका नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब कि एक्यूट अटैक को कैसे मैनेज करोगे आप, जनरल मेजर्स कौन कौन से होंगे, क्रोनिक फेज के अंदर कैसे मैनेज करोगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट कौन कौन सी हो सकती है इसकी, वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपको प्री ऑरिक्यूलर साइनस के बारे में भी पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो ग्लोमस ट्यूमर है उसके बारे में भी पढ़ना है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ग्लोमस ट्यूमर के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद जो एकॉस्टिक न्यूरोमा जो ट्यूमर है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको पढ़ना ही है। तो ये जो मेन 4-5 डिसीज़ है ना ईयर के अंदर, उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। जो CSOM है, जो मीनियस डिसीज़ है, एकॉस्टिक न्यूरोमा, ग्लोमस ट्यूमर, ये सब जो मेन डिसीज़ है, ओटोस्क्लेरोसिस, ये सब के बारे में। उसके बाद जो डेफ चाइल्ड है उसके बारे में आप सुपरफिशियल आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हियरिंग इम्पेयर हो गया है, अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस आते हैं, उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग देनी होती है, वो सब आपको चार्ट बना के याद रखना है कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। उसके अंदर भी हियरिंग एड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो BAHA जो हमारा टॉपिक है,
BAHA मतलब कि बोन एंकर्ड हियरिंग एड, उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ओटालजिया के बारे में पढ़ना है कि भाई ईयर के अंदर पेन किस किस तरह से हो सकता है, लोकल कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, रिफर्ड कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, साइकोजेनिक कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपको टिनेटस के बारे में भी पढ़ना होगा कि भाई क्या होता है उसके अंदर एंड उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये था कि ईयर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। इन सब में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप मुझे पूछे तो एनाटॉमी के बारे में हमें पता होना ही चाहिए। फिर ये जो ट्यूनिंग फोक टेस्ट है उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। फिर जो मीनियस डिसीज़ है वो पढ़ना है, CSOM ASOM पढ़ना है। फिर फॉरेन बॉडी हो गई ईयर के अंदर वैक्स हो गया, ओटो माइकोसिस जो इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन उसके बारे में, ओटोस्क्लेरोसिस। फिर उसके बाद क्या आता है, मीनिया डिसीज़ पढ़ लिया हमने। फिर जो ट्यूमर्स होते हैं एकोस्टिक न्यूरोमा, ग्लोमस ट्यूमर, ऐसे मेन डिसीज़ जो है उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, थैंक यू।